हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भूगोल का सीरीज देख रहे थे। क्या देख रहे थे? भूगोल का सीरीज। उसमें भूगोल का सीरीज नंबर कितना हम लोग कर लिए थे? 14 तक कर लिए थे। आज जो हम लोग करेंगे, हम लोग का 15वां नंबर होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न इसका। आप लोग देख रहे होंगे, पहला प्रश्न क्या है? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? प्रश्न क्या है? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आपका बिहार हो जाएगा। पहले स्थान पर ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है सबसे अधिक में? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे में आपका हो जाएगा क्या है? बिहार। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे, सबसे तीसरा नंबर पर कौन ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आप देखेंगे तो तीसरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगर हम बात कर रहे हैं बिहार के ग्रामीण जनसंख्या का, तो हम देखते हैं कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना है। तो बिहार में अगर ग्रामीण जनसंख्या का बात करेंगे तो लगभग 68.7 पर है ग्रामीण जनसंख्या। प्रतिशत में 68.7। ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार है। कब का है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार। अगर ये ग्रामीण जनसंख्या है बिहार का। किसका है? ग्रामीण जनसंख्या बिहार का। अगर नगरीय जनसंख्या का बिहार के बात करें तो नगरीय जनसंख्या बिहार के पास 2011 के जनसंख्या के अनुसार कितना है? 11.3। कितना है? 11.3 जनसंख्या है प्रतिशत में 2011 के जनगणना के अनुसार। और अगर हम बात करते हैं भारत की ग्रामीण जनसंख्या, नहीं सॉरी, अभी एक रिपोर्ट आया था पिछले साल 2022 में, जिसमें बिहार के शहरी जनसंख्या कितना बताया गया था। अभी 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है शहरी जनसंख्या? तो 11.3 क्या है? शहरी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या बिहार का कितना है? 11.3 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2022 में एक रिपोर्ट आया था नगरीय जनसंख्या के लेके, तो उसमें बिहार का कितना बताया गया था नगरीय जनसंख्या? तो उसका आप देखेंगे तो हो जाएगा, बताया गया था 15.3। कितना बताया गया था नगरीय जनसंख्या? 2022 के एक रिपोर्ट आया था, उसमें था। किस में था? 2022 के रिपोर्ट में। तो कितना था? 15.3% जनसंख्या नगरीय बताया गया था बिहार का। अगर हम भारत की बात करें कितना है नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या, तो आप देखेंगे भारत की नगरीय जनसंख्या कितना है? भारत का नगरीय जनसंख्या, भारत की नगरीय जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार है 31.2 लगभग है। मतलब लगभग 31 या 32 इस टाइप से। अगर लगभग में आप देखेंगे तो 32 भी यहाँ लिख सकते हैं आप। 32% लगभग है। 32% लगभग है। अब अगर वही ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68 कर लिख सकते हैं या पॉइंट में भी। सॉरी, पिछला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक मिनट। ये भारत की जनसंख्या है लगभग 68.7। बिहार का हो जाएगा कितना? तो आप 11.3 घटा दीजिएगा 100 में से, तो कितना बचेगा? लगभग 88 या 88.7। ये हमारे बिहार के ग्रामीण जनसंख्या है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था पिछले बार। और अभी हम जो देख रहे थे क्या था? ये भारत की ग्रामीण जनसंख्या। अगर भारत की सबसे शहरी जनसंख्या वाला राज्य की बात करें कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। किस में है?
शहरी जनसंख्या भारत की कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगर भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात भी करिएगा तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हो जाता है महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार है, तीसरा पर बिहार है जनसंख्या में। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? भारत किन अक्षांशों के बीच अवस्थित है? भारत किस अक्षांशों के बीच, यहाँ पर हो जाएगा, मैं टाइपिंग मिस्टेक है, अवस्थित है। तो इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या होगा आंसर? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर इसे हम मैप से थोड़ा देखेंगे भारत के, तो थोड़ा हम मैप से बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इस टाइप से ही मैप होगा हमारा भारत का। आप देख रहे हैं तो ये हमारा भारत है। क्या है? भारत है। तो हम भारत के अक्षांश की बात करें तो हमारे भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अक्षांश की दृष्टि से भारत हमारे उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखिएगा तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी देशांतर में। तो हम पहले अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो अक्षांश के में अगर आप देखेंगे तो मुख्य भूमि से भारत के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और सबसे उत्तर में आप जाइएगा तो सबसे उत्तर में आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश ये कहाँ स्थित है? तो हमारे भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। और इसे हम उस सबसे उत्तरी बिंदु भी बोलते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिराकोल। क्या बोलते हैं? इंदिराकोल। ये भी हमारे लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि को क्या बोलते हैं? तो कन्याकुमारी। और भारत के दक्षिण पूर्व में देखिएगा तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इसको क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप को क्या नाम से हम लोग जानते हैं? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। और इसी के उत्तर सबसे दक्षिण में आप देखिएगा तो यहाँ हमारे द्वीपीय जो है, इसका अक्षांश की अगर हम बात करें तो इसका अक्षांश कितना होगा? 6 मिनट 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये हमारे भारत की सबसे दक्षिण में स्थित उत्तरी अक्षांश है। सबसे उत्तरी है। कितना है? तो 6 मिनट 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, वहाँ है। और इसका यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसी तरह से अगर ये तो हमारे अक्षांशीय दृष्टि से हुआ, अगर हम देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो आप देखेंगे ये हमारा गुजरात है। सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात है। और गुजरात के सबसे लास्ट बिंदु को हम लोग कितना डिग्री से डिनोट करते हैं? तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारे कहाँ है? गुजरात में। और सबसे पश्चिमी बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग जानते हैं गौरमोती से।
इसी तरह से अगर सबसे पूरब में देशांतरीय की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें कि सबसे पूर्वी बिंदु को किस नाम से जानते हैं तो इसको किबूती के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? किबूती। और ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरह से आप देखें मैप से देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री है और अक्षांशीय दृष्टि से कितना डिग्री से कितना डिग्री, वो आप लोग देख लिए। अब हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। हम लोग का अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर होगा? यहाँ थोड़ा गलती हो गया है। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? क्या है? भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सतलज नदी। क्या होगा? सतलज नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में अगर सतलज नदी की बात करें तो ये हमारे हिमालय को काट के भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? हिमालय को काट कर। ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और इस भारत में प्रवेश कहाँ करती है? तो हिमाचल प्रदेश के सिपकिल्ला दर्रा के पास। सिपकिल्ला दर्रा है, यहाँ ही भारत में प्रवेश करती है। और अब झेलम नदी देख रहे हैं तो झेलम नदी बहता है श्रीनगर में। ब्यास का अगर उद्गम स्थल की बात करिएगा तो ब्यास का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से। ब्यास कुंड एक है, वहीं से निकलता है, ब्यास कुंड से। और रावी नदी का भी उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में ही होता है। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन अधिक होता है? प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सब अधिक होता है? मतलब आपको बताना है कि समुद्र से किस राज्य में सबसे अधिक कटाव हो रहा है। तो आपका इसका आंसर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगर हम पूरा कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना प्रतिशत यहाँ कटाव होता है? तो लगभग यहाँ कटाव के बाद देखिएगा तो 60.9% कटाव होता है पश्चिम बंगाल में। और ये क्या है? समुद्री अपरदन है। इसके बाद दूसरा पर अगर बात करेंगे तो दूसरा पर आपका हो जाएगा केरल। क्या होगा? केरल। यहाँ पर कितना होता है? तो यहाँ पर लगभग 46% समुद्री कटाव होता है। इसके बाद अगर बात करें हम तो इसके बाद आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। यहाँ पर लगभग 42% होता है। इसी तरह से अगर चौथा में बात करेंगे आप तो चौथा में हो जाता है गुजरात। कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 27% लगभग में। ये हमारे समुद्री अपरदन होता है, यानी समुद्र के द्वारा जो कटाव होता है ये हमारा इतना है। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। या फिर आप देखेंगे तो सबसे लंबी राज सीमा लगने वाला समुद्र से कौन होगा? तो गुजरात होगा। कौन है? गुजरात। इसका लगभग 1947 किलोमीटर जो है सीमा समुद्र से लगता है। कितना लगता है? 1947-45 ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर लगभग में समुद्र से लगता है। इसके बाद अगर बात करिएगा तो आंध्र प्रदेश का सीमा लगता है समुद्र से सबसे ज़्यादा। और कुल राज्यों की बात करें तो 9 राज्य की सीमा समुद्र से लगता है, समुद्र से लगता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है कौन सा नदी तंत्र सबसे पुराना है? आपको इसमें बताना है कि सबसे पुराना नदी तंत्र कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पुराना नदी तंत्र तो कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा इंडो ब्राह्मण। इसका मतलब हिंदी देखिएगा तो इंडो मतलब होता है सिंधु नदी। क्या होता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी है। और ये ब्राह्म मतलब हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये हमारे भारत का सबसे पुराना नदी तंत्र है। अगर हम बात करें भारत के तो भारत का निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ था उसके पूर्व से, यानी ये इस नदी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदी भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी। और ये दोनों का उद्गम कहाँ से हुआ, तो मानसरोवर झील से हुआ, कैलाश पर्वत के दक्षिण में। और अगर बात करें देश, तो तिब्बत से हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि ये नदी सबसे पुराना कैसे है, तो ये यूरेशियन प्लेट में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूरेशियन प्लेट में। और भारत का निर्माण कैसे हुआ था, जब यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट टकराया था, तब भारत का निर्माण हुआ। तो मतलब कहने का है कि जैसे आप देखेंगे कि ये हमारा भारत है, इस टाइप से है, तो ये हमारे जब ये टकराव हुआ तो ये हमारे हिमालय का निर्माण यहाँ हुआ। लेकिन ये जो नदी है हिमालय के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिमालय से पूर्व, यानी यहाँ से निकलती है। तो सबसे पुराना नदी तंत्र हमारा यही होगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र। तो आप देखेंगे यहाँ से निकलता है सिंधु, इस टाइप से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यही अगर ब्रह्मपुत्र के देखिएगा तो पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो ये हमारा नदी तंत्र सबसे पुराना कौन हो गया, इंडो ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र होगा। यहाँ पर अपवाह तंत्र है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा, गंगा नदी। आपको बताना ये है कि किस नदी का सबसे लंबा, भारत में सबसे लंबी बहती है। तो आप देखेंगे कि सबसे लंबी नदी में तो ब्रह्मपुत्र है, जो लगभग इसका 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये कितने राज्यों में होकर बहती, कितने देशों में होकर बहती है, 3 देश में लगभग। अगर तिब्बत को छोड़िएगा तो 3 देश है, जैसे चीन हो जाता है, भारत हो जाता है, और इसके बाद देखिएगा तो बांग्लादेश हो जाता है। तो इसकी सबसे लंबाई यहाँ था, इसकी ये सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तिब्बत में बहती है। कहाँ बहती है, तिब्बत। और तिब्बत पर भी चीन का कब्जा है। किसका है, चीन का। तो इसके अनुसार आप देखेंगे कि भारत में इसका लंबाई कम है गंगा नदी से। इसी तरह से अगर आप सिंधु का देखेंगे तो सिंधु का भी लगभग लंबाई है 2800, मतलब इसका भी लगभग 2900 में कुछ कम है, 2800 किलोमीटर है। लेकिन इसकी भी लंबाई भारत में बात करें तो लगभग 700 ही है। कितना है, 700। लेकिन गंगा नदी के आप देखेंगे तो इसका उद्गम भी होता है भारत में ही, और ये भारत में ही बंगाल की खाड़ी में गंगा मिल जाती है। किससे, ये थी ब्रह्मपुत्र से। इसका लंबाई अगर हम भारत के में बात करें तो लगभग इसकी लंबाई भारत में हो जाता है, इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो इसलिए आप देखेंगे कि सबसे अपवाह तंत्र लंबी में किसका है, गंगा की है। किसका है, गंगा की है। इसकी लंबाई अगर बिहार में बात करिएगा तो बिहार में कितना है, तो 445 किलोमीटर है। कितना है, 445 किलोमीटर। तो इसका आंसर में आप देखेंगे तो गंगा होगा। दूसरी पर अगर बात करिएगा तो दूसरा में हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन होगा, गोदावरी नदी। तो हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, ये हमारा प्रश्न है। इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर में आपका हो जाएगा गुजरात। सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है, गुजरात में। गुजरात के किस जगह में, तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। आप लोग एक ऑप्शन देख लीजिएगा, कोई आप काट के गुजरात कर लीजिएगा, या फिर एक में से अधिक भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन में भी। तो एक इसका क्या होगा आंसर, गुजरात होगा। और गुजरात के किस क्षेत्र में, तो कच्छ के रण में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान। और तीसरा पे आप देखेंगे तो तीसरा में उत्तर प्रदेश होगा, जो सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा होगी। तो क्षारीय मृदा में इसमें नमक की मात्रा सबसे अधिक होता है। क्या होता है, नमक की मात्रा अधिक होता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, थार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आंसर में आपको बताना है, जैसे ये थार मरुस्थल है। क्या है, थार मरुस्थल।
आप लोग को बताना है कि थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, राजस्थान। अगर पूरा अगर किस किस राज्य में इसका विस्तार है तो हम बात करेंगे तो सबसे अधिक तो हो जाएगा, सबसे अधिक में है आपका राजस्थान। इसके बाद अगर बात करिएगा आपको तो इसका आपका आंसर में आ जाएगा उत्तर पश्चिम गुजरात। उत्तर पश्चिम गुजरात का भाग आ जाएगा। क्या होगा, उत्तरी पश्चिमी गुजरात को भी देखिएगा तो थार मरुस्थल का विस्तार मिलेगा। फिर इसके बाद हरियाणा को भी में भी देखिएगा तो मरुस्थल का विस्तार मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे अधिक राजस्थान में है, इसके बाद आपको गुजरात में है, इसके बाद आपको हरियाणा में मिलेगा। अगर हम थार मरुस्थल के विस्तार कहें किन किन देशों में है तो इसका थार पहला अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, पाकिस्तान होगा। क्या होगा, पाकिस्तान। और दूसरा एक पाकिस्तान है और दूसरा में आप देखेंगे तो क्या है, भारत है। थार मरुस्थल का विस्तार दो देशों में है। और अगर पूरे विश्व में हम बात करें कि थार मरुस्थल किस लिए प्रसिद्ध है तो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल में अगर गिना जाता है तो क्या है, थार मरुस्थल ही है। सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल में बात करें तो कहाँ है, थार मरुस्थल है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक प्रवाल द्वीप है। आप लोग को बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन 4 है इसमें से कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जो प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। किससे, प्रवाल द्वीप से। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल द्वीप से हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, प्रवाल द्वीप से। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में है। कहाँ है, अरब सागर में है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और अगर बात करें लक्षद्वीप की तो ये द्वीपों की संख्या इसमें कितना है, लगभग 36 है। कितना है, 36 है। और अगर मानव का निवास की बात करें तो लगभग 10 द्वीप पर मानव निवास करता है। द्वीप कितनी है, तो 36 है। द्वीप की संख्या 36 है और इस पर 10 द्वीप पर मानव निवास करता है। बाकी द्वीप पर मानव निवास करने वाला नहीं है। इसके बाद अगर ऑप्शन में आप देख रहे हैं अंडमान, तो अंडमान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपको सबसे पहले हो जाएगा, क्या होगा, लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद आपको हो जाएगा अंडमान। केंद्र शासित प्रदेश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अंडमान दूसरे स्थान पर है, पहला पर क्या है, लद्दाख है। इसके बाद आप देख रहे हैं दीव। दीव जो है से एक गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित है। और पारादीप आप देख रहे हैं। अगर हम पारादीप की बात करें तो पारादीप का विस्तार 3 राज्य में है। कितने राज्य में है, 3 राज्य में है। पहला राज्य अगर देखिएगा आप तो इसका ना विस्तार की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के एक राज्य इसमें स्थित है और एक दो पूर्वी घाट में। तो ये पश्चिमी घाट में हम देखेंगे तो कहाँ है, केरल है। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या है, तमिलनाडु है। और आपको तीसरा जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो कितने राज्यों में हो गया विस्तार पारादीप का, तो 3 राज्यों में। कौन कौन है, तो केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। 2 राज्य ऐसा है जो पूर्वी घाट में स्थित है और एक राज्य है पश्चिमी घाट में स्थित है जो केरल है। और केरल का जो जगह है माही है। क्या है, माही है। और ये माही या माहे बोला जाता है। इसके ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है। आपको ये बताना है कि बादल फटने का कारण क्या है या किस प्रदेश में होता है। तो आप प्रदेश में देखेंगे तो क्या है, हिमालय प्रदेश होगा। इसका आंसर आप क्या होगा, हिमालय प्रदेश है। बादल फटने का मुख्य कारण क्या है, जब हिमालय से बादल टकराती है ना तो अचानक वहाँ पर आर्द्रता में मतलब अचानक परिवर्तन होता है जिसकी वजह से वहाँ पर बादल फटता है। जैसे आप 2013 वाला घटना देखिएगा उत्तराखंड का, केदारनाथ का 2013 में जो घटना हुआ था उत्तराखंड में,
केदारनाथ में, वो भी बादल फटने का ही एक परिणाम था। तो ये बादल फटना क्या होता है, किस क्षेत्र में होता है, तो हिमालय क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा हिमालय क्षेत्र में ही बादल फटता है। और इसका फटने का कारण होता है कि अचानक हिमालय से टकराता है जब बादल, तो उसमें आर्द्रता में अचानक ही परिवर्तन आ जाता है वहाँ पर, और ज़्यादा ही सबसे अधिक बारिश हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है, जो कि 2013 का केदारनाथ का घटना आप लोग को पता होगा। आज के सेशन यहीं तक समाप्त होता है। अगले सेशन में बाकी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। थैंक यू।